निगम, हेल्थ पार्टनर ग्लोबस हॉस्पिटल, इवेंट पार्टनर लंदन डेयरी आइसक्रीम, इवेंट पार्टनर लॉर्ड शिवा इंटरनेशनल, इवेंट पार्टनर छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी, इवेंट पार्टनर जैसा इंटरनेशनल, इवेंट पार्टनर चांदनी हॉस्पिटल, इवेंट पार्टनर राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा समाज। चलिए सत्र की शुरुआत करते हैं। सत्र का नाम है घमासान। देखिए, इसमें बात होगी सरकार के द्वारा किए गए कामों की। जब कोई भी दल सत्ता में आता है तो तमाम तरह की नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं और कई तरह की घोषणाएं होती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन तमाम नीतियों और योजनाओं को लेकर कितना काम किया जा रहा है। तो इस सत्र का नाम इसीलिए घमासान, क्योंकि इसमें सवाल तो हमारे होंगे लेकिन जवाब होंगे सत्ता पक्ष के कि आखिर कितना काम हो रहा है और कितना हो चुका है और जमीनी हकीकत इन विकास कामों की, विकास के कार्यों की क्या है। यानी कि इस सेशन में, इस सत्र में आपसे जुड़े मुद्दे हम पूछेंगे सरकार से। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। महेश त्रिवेदी जी, बीजेपी एमएलए, स्वागत है आपका। अभिजीत सिंह सांगा, बीजेपी एमएलए, आपका भी स्वागत अभिजीत जी। सुरेंद्र मैथानी, बीजेपी एमएलए, ये भी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही अरुण पाठक जी, एमएलसी बीजेपी, ये भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपका भी बहुत स्वागत अधिवेशन में। मैं आप सभी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी का। कंजूसी क्यों हो रही है? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी का। आई थिंक अभी सभी ने खाना खाया है, एनर्जी फिर भी लो है। चलिए इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे अरविंद चतुर्वेदी जी। ओवर टू यू अरविंद जी। थैंक यू रितु, बहुत धन्यवाद, क्योंकि लंच के बाद जो है लोगों में जोश आ गया। मैं देख रहा हूँ विधायक जी लोग तो वैसे जोश से भरे हुए हैं इसमें, जो पूरी बहुमत के साथ सरकार में है और लगातार जो है हल्ला गुल्ला और बोलबाला जो है कानपुर में तो बनाए हुए हैं, प्रदेश में भी बनाए हुए हैं, है ना। हम शुरू करते हैं पहले नैथानी साहब से। नैथानी साहब, ये बताइए, कानपुर को हिंसा की आग में झुकवा देना है, ऐसे ऐसे बयान आ जाना जिसका किसी के पास जवाब ना हो। विपक्ष कह रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है आग लगा के और चुपचाप तमाशा देखने का काम कर रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए अरविंद जी, कानपुर गंगा जमनी तहजीब के आधार पर चलने वाला यह शहर है। यहाँ पर प्रत्येक धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक जो तो अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, जो ऐसे दल के लोग जो चाहते हैं कि यहाँ का वातावरण बिगड़े, यहाँ के आपस के भाईचारा में फर्क आए, और इस तरह जो अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं और जिनको लगता है कि इस प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और उन्होंने इस प्रकार का एक वातावरण पूरे देश को दिया है जहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात होती है। वहां पर इनको लगता है कि हमारी राजनीति अब खत्म हो रही है, इसलिए इस प्रकार के छोटा सा भी कोई विषय भी ना हो तो उसको भी विषयांतर करके और लोगों के बीच में दूरियां बढ़ाना। और भाई इतनी दूरी बढ़ गई है कि भाई समाजवाद, विपक्ष का कोई आदमी आने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, विपक्ष के लोग इसलिए भी नहीं आने के लिए तैयार हैं कि ये वही लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन थे, जो लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि आप चलिए पत्थर चलाइए। अन्यथा अगर आप इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं है तो फिर आइए ना, आप सामने जनता को जवाब दीजिए, बात करिए, आप बात अपनी स्पष्ट करिए। आपको चले जाने से और इस प्रकार की गतिविधियां, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी संलिप्तता इसमें दिखाई देती है। सांगा साहब, ये बताइए, एक बयान देते ही हैं, आपकी एक नेता हैं जिनको बाद में निष्कासित कर दिया गया, उस बयान के आधार पे पूरे देश में बवाल शुरू हो जाता है, ठीक है। उस बयान का रिएक्शन तो होता ही है, भाजपा के जो लोग होते हैं वो भी शांति से नहीं बैठते हैं। आप लोग भी बयान दे के आग में घी डालने का काम करते हैं। तो आप लोग की इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि शहर तो शांत रहे। देखिए यहाँ पे कितना, भाई जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे, जिस दिन राष्ट्रपति महोदय आए थे, उस दिन कानपुर को जो है साजिश में शामिल करने की कोशिश, कितनी बड़ी कोशिश की गई। साजिश में शामिल है, षड्यंत्र में शामिल है, उन पर कार्रवाई हो रही है। और आप निश्चित रूप से देखिए विपक्ष का जो काम है, विपक्ष निश्चित रूप से हर मुद्दे को कहीं ना कहीं इस मुद्दे के आड़ में दंगा फैलाना चाह रहा है। अगर नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया तो हमारी पार्टी ने कार्रवाई की है, और जो गलत बयान देगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो जिसकी वजह से समाज का माहौल, वातावरण खराब होगा
ने अपने तरफ से कदम आगे बढ़ा। लेकिन नहीं, सरकार ने तो किया, लेकिन बाद में जो बयान आने लगे, आप देखिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक ही जगह से नहीं, पूरे देश भर से। आप देखिए आपका रिएक्शन था, फिर उधर से भी रिएक्शन आना शुरू किया, फिर आप देखिए ओवैसी ने कैसे कैसे बयान देने शुरू कर दिए। लेकिन ओवैसी या कुछ ऐसे तत्व समाज में है जिनकी दुकानदारी केवल इसी आधार पर चल रही है, जिनकी दुकानदारी केवल इसी आधार पर चल रही है। आज सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां पर जिस व्यक्ति, जिस समूह, जिस संगठन के माध्यम से अगर समाज का वातावरण बिगड़ेगा तो उस पर कार्रवाई करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से लेकर 22 तक और अभी आने वाले समय में भी आप देखेंगे, जहां जहां पर लोग वातावरण को खराब करने का प्रयास करेंगे, कोई समूह वातावरण को खराब करने का प्रयास करेगा, उसको निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो बुलडोजर चल रहा है अनिवार्य रूप से चलता रहेगा। महेश त्रिवेदी जी, आप मुझे ये बताइए कि भाई सांगा साहब तो कह रहे हैं कि भाई हम लोग एकदम दूध के धुले हुए लोग हैं, हम लोगों ने तो कोई गलती की ही नहीं, है ना। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि भाई कोई अगर क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है? एक क्रिया आपके नेता ने की, दूसरी बात उसके बाद प्रक्रिया उन लोगों ने शुरू कर दी। उसका परिणाम ये हुआ कि कानपुर जो है वो साजिश के आगोश में चला गया, पत्थरबाजी होने लगी है। तो सवाल यह है कि ये तो ठीक नहीं है ना भाई। ये जो रिएक्शन हुआ है फौरी तौर पे, वो रिएक्शन तो अगर एक जगह से नहीं होता, ठीक है आपने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन आप देखिए कितने सारे लोग उस साजिश के शिकार होना शुरू हो गए। सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद देंगे, इंडिया न्यूज चैनल को भी धन्यवाद देंगे। आप देखिए, आप स्वयं बहुत समझदार व्यक्ति हैं और चैनल को देख रहे, मीडिया से जुड़े हुए हैं। आप इतिहास में जाइएगा जी, इतिहास में जाकर आप देखिएगा ताकत का दुरुपयोग किन लोगों ने किया है। और जब जिसकी आदत पड़ गई अनुशासनहीनता की, अब योगी जी के आने के बाद अनुशासन देने का काम किया जा रहा है। अरे भाई बुलडोजर आपके पास है, आप कह रहे हैं अनुशासनहीनता वो कर रहे हैं। तो जो भी अनुशासनहीनता करता है, हाँ। तो जैसे क्लास है, क्लास में एक टीचर है, बहुत विद्यार्थी डिसिप्लिन में है, एक दो विद्यार्थी अनुशासनहीन है, तो उसके लिए थोड़ा सा कड़ाई भी करने की आवश्यकता होता है। तो उसी ढंग से समाज का अगर संचालन व्यवस्थित तो उसका मकान गिरा दीजिए, पवित्र करना है। नहीं मतलब अगर अनुशासन देना है तो उसका मकान गिरा के जमींदोज कर दीजिए, साला उठ ही ना पाए वो। अगर सरकार का अव्यवस्था को फैलाने का काम करता है और व्यवस्था को खराब करने का काम करता है, कानून को हाथ में लेने का काम करता है, तो इस प्रदेश को कैसे बदला जाएगा? आप ही बताइए, क्या रूल ऐसा? तो उसका क्या तरीका है? उसका यही तरीका है कि उसको संविधान के दायरे में लाकर, तो समझा नहीं रहे ना, आप तो गिरा दे रहे हैं। ऐसा है एक मैं जी की बात पूरी करके हम लोग आते हैं जरा। अगर कोई गलत बना है और 2 नंबर की व्यवस्था से बना है और ब्लैक मनी से बना है और उसको हाइड करना है, तो उसको प्लेन करना ही पड़ेगा। अरुण जी, ये 2 नंबर की व्यवस्था मैं समझ नहीं पाया भाई। ऐसा है कि वहां पे जो जावेद पंप था प्रयागराज में, देखिए उसका डिबेट चल रही है, ये चर्चा हो रही है कि भाई उसकी बीवी के नाम पे घर था, आपने जावेद पंप को नोटिस भेज दी और मकान गिरा दिया है। नहीं, मैं बात की शुरुआत जहां से आपने की थी जी, आपने एक सिद्धांत का नाम दिया कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। जी हाँ। तो क्रिया की प्रतिक्रिया का जो मूल सिद्धांत ये है कि जिस चीज की क्रिया होती है प्रतिक्रिया भी उसी की होती है। यदि संवाद की क्रिया है तो प्रतिक्रिया में संवाद आएंगे, प्रतिक्रिया में पत्थर नहीं आएंगे, प्रतिक्रिया में आग नहीं आएगी, प्रतिक्रिया में उन्माद नहीं आएगा। संवाद की क्रिया हुई थी, प्रतिक्रिया भी संवाद में आनी चाहिए थी। और फिर जो लोग आज आपके इस कार्यक्रम को छोड़ के गए हैं, ये तो मीडिया एक अच्छा फोरम है अपनी बात को कहने का, अपनी बात को बताने नहीं, का। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि भाई देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग आए थे यहाँ, विधायक लोग आए थे, उन्होंने कहा हमें अकेले बिठाइए, नहीं तो हम इन लोग के साथ नहीं बैठेंगे, और वो लोग जो है मंच छोड़ के चले गए। तो ये सवाल तो बनता है, उनसे पूछना बनता है भाई, अगर देश की जनता अगर सुन रही हो तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने इस कार्यक्रम में भाग लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि नहीं, आप लोगों के साथ डिबेट मत करिए। हाँ अरुण जी। तो लोकतंत्र में संवाद तो सबसे बड़ा हथियार है। जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संवाद करने के लिए मना कर दिया, इसका मतलब 100% उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। कल को विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद में, संसद में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बैठेंगे तो वो कहें कि वहां पर समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आएंगे,
यदि उनके अंदर मॉरल है, उनके अंदर यदि इसको उसमें कायम रहना चाहते हैं। एक बात भाई अरुण जी, मैं तो ठीक आप सही कह रहे हैं कि संवाद होना चाहिए, लेकिन भाई जावेद पंत से आपने संवाद तो किया ही नहीं। आपने तो कहा कि भैया ये लो नोटिस और ये लो बुलडोजर, ये दोनों आपके पास है, आपने दोनों दे दिया और बोले गिरा दो भैया। नहीं, नोटिस मैंने जो भी अखबारों में आया है, मैं कानपुर की बात तो मैं जानता हूं कि यहाँ पर जो भी मकान गिराया गया उसको नहीं, कानपुर में भी गिरा दिए गए। हाँ, उसको नोटिस दिया गया। पहले उसको अवैध बना था, नक्शे के विपरीत बना था, और जो हमारी एजेंसियां थी, जो हमारी विकास प्राधिकरण था, नगर निगम था, उनको अधिकार था, उस अधिकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। ये हो सकता है कि प्रयोग का समय वो रहा कि जब यहाँ पर कोई उन्माद जिन लोगों ने फैलाया, उसके बाद वो यहाँ पर समय रहा, ये हो सकता है, लेकिन वो सही हुआ है, सटीक हुआ है। और मैं एक बात बहुत शिद्दत से कहना चाहता हूँ, बहुत आपके पवित्र आपका मंच है, कहना चाहता हूँ कि आपको संवाद पर विश्वास क्यों नहीं है? आप क्यों आगजनी करने जाते हो, क्यों आप उन्माद फैलाने जाते हो? और हर पार्टी का एक विचार होता है, उस पार्टी पर विचार पर खड़ी होती है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उन विचारों को व्यक्त किया जो हमारे विचार से सहमत या जो हमारी विचारधारा थी उससे सहमत नहीं थे, उनको पार्टी से बाहर किया गया। इसके अलावा आप क्या चाहते हो? हम जिस आधार पर राजनीति कर रहे हैं, हमने जिस सिद्धांतों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति शुरू की है, जिस पर आज वो इतने प्रदेशों में और लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई है, हम उस सिद्धांत पर कायम है। उसमें कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी उससे हट के बात करता है तो पार्टी अपने सीमाओं में रखकर उसको उतना दंड देती है। हमने इसको स्थापित किया है। आपके पास बहुत सारे फोरम हैं, लोकतंत्र के न्याय प्रक्रिया होती है, विधायिका होती है, हम जनता के बीच में जाकर अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है कि हम जनता की गाढ़ी कमाई से पाए जो टैक्स से हमारे संसाधन है उसका नुकसान करें। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र जी ये बताइए, आपका कहना था कि भाई जो गड़बड़ था हमने उसको गिरा दिया। पिछली सरकार भी आपकी थी, उस समय तक आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे इनको कि ये लोग गलत लोग हैं, इन लोग का हमें तो बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। बुलडोजर जो संस्कृति का बराबर है। नहीं, देखिए अरविंद जी, बराबर हमारी सरकार ये काम कर रही है। आप देखिए वो लोग हैं, मैं नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं, मुख्तार अंसारी गाजीपुर में एक हत्या करता है और जिप्सी पर खड़े होकर AK-56 राइफल कंधे पर रख करके फोटो छपवाता है। अखबार में बड़ी बड़ी फोटो छपती है जैसे कोई बड़ा भारी बंबई का कोई स्टार हो, और मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उसको उठा करके बंद कर दे। किस लिए आप डरते हो? कानून का राज नहीं, आप मुख्यमंत्री हो, आपको सीट छोड़ देनी चाहिए। और वही मुख्तार अंसारी, फिर क्यों ऐसी परिस्थिति बनती है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वही मुख्तार अंसारी जो AK-56 लेकर के कंधे पे फोटो खिंचाता है, वो व्हील चेयर पे आता है और जेल का गेट खुलता है तो दौड़ के अंदर जाता है कहीं मेरी व्हील चेयर न पलट जाए। ऐसा राज क्यों नहीं होना चाहिए कानून का? अगर इससे उनको लगता है कि उनके प्रति कोई अब गलत व्यवहार है तो आप गलत व्यवहार करेंगे तो आपको उसका प्रतिफल भोगना पड़ेगा। ये विषय अलग है कि पिछली सरकारों में सरकारों के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को दहशत में ले लेते थे अपराधी, गुंडे पूरी सरकार को अपने हाथ से चलाते थे। मकानों पे कब्जे, दुकानों पे कब्जे, महिलाओं से छेड़छाड़, सरेआम चेन स्नैचिंग, ये क्या बना रखा था आपने कि सड़कों को जाम कर देना, जहां चाहना और सड़कों को रोक देना, जहां चाहना आप किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को सड़कों पे दौड़ते हुए करना। क्यों भाई? जनता को डिस्टर्ब करने का आपके पास अधिकार किसने दिया? और मुख्यमंत्री सीट पर बैठ करके मौन रहते हैं क्यों? ये प्रश्न जनता जानना चाहती थी। और आज क्यों योगी आदित्यनाथ कानून का राज किया? 2024 तो देखिए बहुत नजदीक है, 2024 तो बहुत नजदीक है। सागर साहब ये बताइए, इन्होंने कहा है कि क्या होता है कि मुख्तार अंसारी डर गया और वो अपने व्हील चेयर से भी उतरा, जल्दी से किसी तरह से भाग जाए। अब वो जो विकास दुबे हत्याकांड हुआ उसमें गाड़ी जो उल्टी, अब वो ऐसा मैसेज चला गया लोगों के बीच में कहीं ये व्हील चेयर न उलट जाए। क्यों नैथानी साहब? नहीं, विषय ये नहीं है। देखिए विषय ये नहीं है। नहीं, अपराधी न किसी धर्म का होता है, न किसी जाति का होता है, न किसी उसका महिमा किसी मंडन नहीं भी करना अपराधी। देखिए किसी भी अपराध, आज आप हालात ये, मैं शहर का 8 वर्ष तक अध्यक्ष रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं अध्यक्ष रहा हूँ, बसपा की सरकार में मैं अध्यक्ष रहा हूँ, और मैंने किस प्रकार मैं क्या कह रहा हूँ, क्या हालात थे महिलाओं के हाथ को पकड़ कोई आदमी पकड़ लिया जा रहा है तो पहले वो कोर्ट में दे दे रहा है एप्लीकेशन की भाई साहब पहले गारंटी लीजिए कि हमारी गाड़ी नहीं पलटेगी। नहीं, विषय गारंटी का नहीं। अगर हम किसी पे अटैक करें, हमने कोई अपराध किया, देखिए मुझे फक्र है कि मैं ऐसी सरकार में विधायक हूं, ऐसे दल का कार्यकर्ता हूं कि अगर मैं भी अपराध करूंगा तो मेरे मुख्यमंत्री जी मुझको मुकदमा दायर करके जेल में डाल देंगे। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं ऐसे सरकार का विधायक हूं, ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। फिर कानून का राज क्यों नहीं होना चाहिए? ये देखिए, इन्होंने कह दिया नैथानी साहब की मुझे तो गर्व है, गर्व है, गर्व है,
कि भाई बुलडोजर है, बुलडोजर है, बुलडोजर है। गाड़ी पलटने वाली जो आपकी हाँ, जिज्ञासा हाँ। उसका मैं जिज्ञासा नहीं, सारे लोग हैं भाई। उसका मैं कोई आदमी गाड़ी में जाना नहीं चाह रहा है इस समय, वो कह रहा है भैया मुझे मोटरसाइकिल से ले चलो। अच्छी बात है। अपराधियों के अंदर ये डर है। अपराधी के अंदर डर रहे, ये होना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी घटनाएं हो रही हैं जी। इस घटना की भी जांच बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जजों के माध्यम से इसकी एक जांच हुई है। जी। जांच में पुलिस को क्लीन चिट मिली है और मुझे लगता है हम लोग इसका बार बार चर्चा करके वो गाड़ी पलट गई और आगे पलट जाएगी। देखिए विषय ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासन अपना काम कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी योगी जी के आने के बाद बदली है। पूर्व में उद्यमी उत्तर प्रदेश में उद्यम लगाने से पहले डरते थे। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज की तरफ से हाईवे में रात में 11 बजे के बाद में निकलने में लोग डरते थे। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। जी। आज उत्तर प्रदेश में हर उद्यमी आकर के अपने उद्योग लगाने में सक्षम है, क्योंकि उसको पता है उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी हमसे रंगदारी नहीं वसूलेगा। आज उसको पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। आज कोई माफिया बाहुबली हमसे वसूली नहीं मांगेगा। आज ये माहौल और वातावरण बनाने के लिए हो सकता है अभी 1-2 बोलेरो पलटी हो सकता है आने वाले समय में 10-5 बोलेरो और पलट जाए, हो सकता है अभी आने वाले समय में जेसीबी, बुलडोजर, बड़े बड़े माफियाओं के जो अवैध संपत्ति है। आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रयागराज में अतीक अहमद ने गंगा जी की कटली में हजारों बीघे जमीन को कब्जा करके प्लाटिंग करने का काम किया और उस जमीन को अधिग्रहित करके इस सरकार ने गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को वितरण कराने का काम किया। अब उसी में से देखिए सवाल निकल के आता महेश जी, वो कहते हैं कि भाई आप एक ही जाति पे जो है आपका बुलडोजर चल रहा है। ये सवाल होता है ना, लोग पूछ रहे हैं ना, तो कभी आप लोगों ने सोचा कि भाई ये आरोप क्यों लग रहा है? देखिए कोई जात विशेष की कोई बात नहीं है। योगी जी या मोदी जी ने सबके विश्वास के लिए काम कर रहे हैं, सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। आप कर्मों की अगर समीक्षा कर लीजिएगा तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो हिंदू को सुविधा दी जा रही वो मुस्लिमों को सुविधा दी जा रही। ये जो तानाशाही है ना, ये जो ताकत का दुरुपयोग करने का भाव रहता है और जो ये भय बढ़ाने का भाव रहता है, तो इस भय को समाप्त करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। आप कह तो रहे हैं कि भय को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भयभीत करने के लिए काम हो जा रहा है ना। अगर कोई भय बढ़ा रहा है, वो भयभीत हो रहा है, तो हम स्वागत करेंगे उसका। भाई जनता में से कोई सवाल लेना चाहे माननीय, हाँ बताइए जरा प्लीज। अभी जैसे विधायक सुनील मैथानी जी, विधायक सांगा जी ने कहा कि अपराधियों में डर का माहौल है। हाँ। लेकिन डर का माहौल कहाँ है? देश के राष्ट्रपति यहाँ, भाई खड़े हो जाओ। देश के राष्ट्रपति यहाँ, देश के प्रधानमंत्री यहाँ, उत्तर प्रदेश की मुखिया यहाँ। हाँ। उसके बाद भी बवाल हुआ। और LIU और आपका कानून क्या कर रहा था? पहले पॉइंट। सेकेंडरी कि उसके बाद ही अपराधियों पर कार्रवाई क्यों होती? क्यों फिर उसके बाद 10-10 मुकदमे लगते? क्यों फिर उनकी बिल्डिंगें ढाई जाती हैं? उससे पहले कानून कहाँ काम क्यों नहीं करता? आखिर कानून आपका है, 10 साल से सरकार आपकी है, उसके बाद भी। मैं बोलूं जी? हाँ एकदम बोलिए भाई। जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी। भाई अब आपसे सवाल पूछ ले तो समाजवादी पार्टी का नेता हो गया, यही अच्छा ये बताइए, मैं किसी को पहचान? अरे भाई आप, अरे भाई सवाल संगरी मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, आपकी पहचान गलत हो गई। मैं अमित भदौरिया हूँ, ETV से पत्रकार। सॉरी, फिर आप अच्छा मैं दूर से समझ नहीं पाया। भाई नजदीक आ जाइए, यहाँ नजदीक आ जाइए प्लीज। बात सुनिए, जैसे आपने कहा कि पहले LIU की कमी थी, कहीं ना कहीं प्रशासन में प्रशासनिक अमले की इंटेलिजेंस में कमी थी, जो इतना बड़ा ये घटनाक्रम हो गया। निश्चित रूप से जो भी प्रशासनिक अमला इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर ये हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। ये बात मैं आपको इस मंच पे मीडिया के समक्ष कहना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए कि अगर प्रशासनिक अमले से LIU से अगर कहीं कोई कमी हो गई हो और किसी अपराधी ने इस तरह की घटना कर दी हो और उसके बाद वो दोषी पाए जा रहे हो, वीडियो में उनको पत्थर फेंकते हुए और ठिलिया में पत्थर ले जाते हुए हम लोग देख पा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हम लोग कार्रवाई ना कर पाए और कार्रवाई ना की जाए, तो ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण नहीं होगा?
आज हमारे लिए कानपुर वासियों के लिए भी एक शर्म का विषय है कि प्रधानमंत्री हमारे कानपुर में, राष्ट्रपति हमारे कानपुर में, मुख्यमंत्री हमारे कानपुर में, और कानपुर के भीतर इस तरह का वातावरण बना दिया गया जिससे पूरे देश में हमारा कानपुर की धरती शर्मसार हुई। आज उस पर का कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाओं सांगा साहब ये यही तो कह रहे हैं ना, इनका यही तो कहना है, ये यही तो कह रहे हैं कि भाई आपका जो इनपुट देने वाले जो लोग थे, कहीं ना कहीं इनपुट की कमी है आपकी जो तो अभी क्या अभी कोई कार्रवाई तो हुई नहीं? निश्चित रूप से हो रही है। हाँ हाँ देखिए, निश्चित रूप से जिन बिंदुओं जो बिंदु जांच के विषय हैं, जहां पे कुछ लापरवाही हुई है, जो कमियां हुई हैं, उसको इस मंच से भी और जहां पर प्रशासन में, सरकार में हम लोगों को जहां तक बात पहुंचानी है वो पहुंचाई भी गई है और वो कार्रवाई भी ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों पर की गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उसके बाद में जो कार्रवाई हुई है, जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया, अरविंद जी ने, भदौरिया जी ने, कि उन लोगों पर भी कार्रवाई आवश्यक है कि आज जो लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, ठीक है, हमारा प्रशासनिक अमला कहीं एलआईयू से कोई कमी हुई है, लेकिन इस तरह की जो इस संगठन ने जो हमारे कानपुर की धरती को बदनाम किया है, जो एक संगठित रूप से जिस अपराध को कारित किया है, जो लोग उसमें अपराधी के रूप में चिन्हित हो गए हैं, अगर उन पर आज कार्रवाई की जा रही है तो मुझे लगता है पूरे कानपुर के हर व्यक्ति को उसका स्वागत करना चाहिए। चलिए हम मान लिए कि आप कार्रवाई के पक्षधर हैं, आपने मंच से ऐलान कर दिया कि नहीं कार्रवाई होगी, बस आ रहे हैं आपके पास, एक आखिर कब होगी? हमारे ख्याल से 15 दिन 10 दिन तो हो ही क्या होगा। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है, ये कोई साधारण घटना हमारे कानपुर में नहीं हुई है और इसमें सबसे पहले तो तत्काल जो लोग दोषी प्रथम दृष्टया पाए जा रहे हैं वीडियो फुटेज के माध्यम से, और मौके पे वहां पर जो हमारे जो और भी रिपोर्ट्स में पुलिस ने पाया है उस पर कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उस पर क्या सवाल है आपका? हाँ प्लीज। क्या बुलडोजर पहुंच जाता है? अच्छा हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बिठूर क्षेत्र का मैं बताना चाह रहा हूँ और हो सकता है आपको वहां के बारे में भी ना पता हो। हमारे बिठूर में बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जो एनजीटी एरिया आ गया है। एनजीटी एरिया के आने पे बहुत सी ऐसी जगह चिन्हित की गई है जहां पर अवैध रूप से प्लाटिंग की गई है या अवैध बिल्डिंगों का निर्माण किया गया है और लाइसेंस जिसने भी दिया है उस पर देखिए सरकार, देखिए आप भी जानते हैं पेट्रोलियम का लाइसेंस हो सकता है, अभी मैंने पेपर तो देखे नहीं है, आप यहाँ बोल रहे हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जब आप मुझे पेपर दिखाएं तो मैं आपके पेपर देख करके बताऊं आपको लाइसेंस कहां से मिला है। नहीं, जो आप पेपर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आप इस विषय को जोड़ना चाह रहे हैं कि बुलडोजर घूम करके चमनगंज से वो बिठूर पहुंच गया, तो आप इसके लिए मत परेशान होइए, आप अपने पेपर दिखाइए। अगर आपका लेआउट पास होगा, कानपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत वो जमीनें आती हैं, अगर आपका लेआउट पास होगा तो निश्चित रूप से आपका न्याय होगा। तो फिर आपका दीवार बनवाएंगे? हाँ बनवाएंगे। अच्छा, अब इनको पता भी नहीं है। अच्छा चलिए अरुण जी चलिए, सांगा साहब का तो देखिए पेट्रोल पंप पे समझ गए कि भाई पेट्रोल पंप पे क्या गणित है, गुड़ा है, पता नहीं है, तो देखा जाएगा। ये आपको पेपर के साथ में से सवाल पूछते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा उसके पास है, चलिए खैर आपके पास सवाल था, ठीक है बैठ जाइए भाई साहब। हाँ अरुण जी ये बताइए, देखिए ये सबसे आवश्यक है कि लोगों के मन में जो दूरी बढ़ गई है, आप देखिए ये होता है, हम भाईचारे की बात करते हैं, आप लोग भी अभी उदाहरण दे रहे हैं कि नहीं भाई आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है काम कर रही है, हम भी इस बात को जानते हैं कि नहीं ठीक है भाई, आप मकान भी उनको दे रहे हैं, आप उनकी बेटी की शादी भी करा रहे हैं, टिकट देने को छोड़ के बाकी सब कुछ दे रहे हैं, है ना, टिकट नहीं देना चाहते, है ना। तो ये जो दूरी है, ये दूरी तो कैसे खत्म होगी? मैं जिस सदन का सदस्य हूँ विधान परिषद का, उसमें एक हमारे मुस्लिम भाई उसके मंत्री भी हैं वहां से और सदस्य भी हैं। और दूसरी बात रही कि
सरकार का इस्तकबाल, सरकार का जनता पर विश्वास और जनता का सरकार पर विश्वास। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि अब सरकार ने ये ऐलान किया कि कोई भी धार्मिक स्थल हो उसमें लाउड स्पीकर उतर जाने चाहिए। केवल क्या मंदिर से उतरे, केवल क्या मस्जिद से उतरे, 1.25 लाख लाउड स्पीकर पूरे प्रदेश में एक साथ उतर जाते हैं। ये होता है सरकार का इस्तकबाल, ये होता है सरकार पर विश्वास। सरकार ये निवेदन करती है कि नहीं, सड़कों को जाम नहीं होना चाहिए, वहां पे अतिक्रमण हटना चाहिए। उसमें क्या केवल एक समुदाय के लोगों की दुकानें तोड़ी गई? नहीं, पूरे प्रदेश में चाहे वो जिस जात का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, सबने खुद उसको तोड़वाया या उसका विरोध नहीं किया। ये होता है सरकार का इस्तकबाल। सरकार का इस्तकबाल ये होता है कि सड़कों पर कोई पूजा नहीं होगी, वो नमाज हो सकती है, वो कोई दुर्गा का पूजा हो सकती है, गणेश पूजा हो सकती है, लोगों ने माना उसको, तो सरकार का तो इस्तकबाल लोग मान रहे हैं। अब कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हो सकती हैं कि वो मुख्तार, मैं मुख्तार या किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो कोई नाम नहीं, वो सिंबॉलिक हो सकता है। एक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, उस प्रवृत्ति के लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इसलिए मैं बात पूरी करूं। आपने ट्विस्ट कर दिया, आपने मेरे सवाल को ट्विस्ट कर दिया जी। ये तो आपने सरकार का इस्तकबाल तो बता दिया, पार्टी का इस्तकबाल नहीं बता रहे ना। हम बता रहा हूं, पार्टी और सरकार एक दूसरे के पूरक होते हैं और पार्टी एक सरकार चेहरा है, सरकार का अपना एक सुशासन है और पार्टी उस पर, और पार्टी तो मैं तो गर्व है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केवल राजनीति नहीं करती, समाज सेवा भी करती है। कोरोना के काल में कौन से पार्टी के लोग सड़कों पे थे? इस कानपुर की धरती पर हजारों हजार लोग जो प्रवासी आ रहे थे, उनको किसने खाना खिलाया, किसने पानी पिलाया? ये कानपुर की जनता और भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। चलिए अरुण जी चलिए। इसलिए पार्टी खड़ी है सड़क पर, सरकार के साथ भी खड़ी है, जनता के साथ भी खड़ी है, और केवल हम राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी, और व्यवस्थाएं गड़बड़ थी वो ठीक की। चलिए, मैं सुरेंद्र जी 8 बार के अध्यक्ष भी रहे हैं, कई और विधायक भी रहे हैं और बड़े हाजिर जवाब हैं। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल देखिए, अरुण जी पूरा गोल करके वो लाउड स्पीकर और वहां चले गए। मेरा सवाल क्या था? मैंने कहा कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। हमने भी कुछ आंकड़ों के साथ स्टडी की कि भाई सहारनपुर में भी आपने मुस्लिम बस्ती में भी काम कराया है, उनकी भी सड़क बनवाई है, स्ट्रीट लाइट बनवाई है, उनकी बेटी को भी पढ़ाया है, उनकी बेटी की शादी भी कराई, स्कॉलरशिप भी दिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई हमारा तरफ सवाल ही नहीं। हम लोग जब राजनीति की बात करते हैं, राजनीति को लेकर सवाल करते हैं, तो उसमें जब हम नंबर देखते हैं तो 403 में से 1, देखिए उसके पीछे ये मन में सवाल है लोगों के, शायद मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग हैं। अरविंद जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपके इस प्रश्न से। और मैं चूंकि अध्यक्ष रहा हूँ और 3 बार जी मैंने जो सभासद के टिकट होते हैं उसकी प्रक्रिया में अध्यक्ष के नाते से चयन में मेरी प्रमुख भूमिका रही। 2 बार विधायकों के टिकट बंटने में, 1 बार लोकसभा में और 1 मेयर के, 2 बार मेयर के टिकट के फाइनल में अध्यक्ष के नाते से, कैडर बेस पार्टी होने के नाते मेरी भूमिका रही है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम कैडर बेस लोग हैं, हमारे यहाँ बूथ तक की रचना होती है, हमारे यहाँ नीचे से पूरा डिस्कशन होता है, डिस्कशन होकर के हमारे यहाँ जीतने वाला या समाज की सेवा करने वाला या समाज में स्वीकारता, फिर वो किसी भी वर्ग का हो, हम उसको टिकट के लिए रिकमेंड करते हैं। जब वहाँ हमारे यहाँ नीचे मंडल स्तर पर चर्चा होती है, वार्ड स्तर पर चर्चा होती है, फिर जिला स्तर पर चर्चा होती है, फिर क्षेत्र स्तर पर होती है, फिर प्रदेश जाता है, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड पे जाता है। तो इसमें जो भी नाम आ जाए, अब उसमें अगर कोई हमारे यहाँ मुस्लिम है या ईसाई है या किसी उसका है अनुसूचित है, ब्राह्मण है, ठाकुर, कोई भी है, वो सब उसका कैडर बेस पे पूरा स्टडी होकर के कि जो जीत सकता है, जो समाज में एक तो सब्जेक्ट होता है कि जीत सकता है, दूसरा सब्जेक्ट होता है कि उसकी स्वीकारता और उसका स्वभाव, उसका आचरण व्यवहार, इस आधार पर हम टिकट फाइनल करते हैं। उसमें कोई भी आ जाए, हिंदू आ जाए, मुस्लिम आ जाए, कोई आ जाए, जो फिट होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगाती है। ये तो आपने एकदम जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं उसको आपने बता दिया और हम उससे सहमत भी हो गए, क्योंकि उसका मेरे पास फिलहाल जवाब नहीं है। महेश जी, मुझे ये बताइए कि अभी आपकी पार्टी में बहुत सारे बाहर के लोग आए, टिकट पाए, मंत्री भी बन गए हैं, और इतनी सारी देखिए बढ़िया बात है सुरेंद्र जी ने हमें बता दी कि ये हम नीचे से उठाते हैं, जमीन में रगड़ के जूता घिस जाता है, उसके बाद हम उसको तौलते हैं, फिर पारदर्शिता देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कितने सारे लोग बाहर से आए और इस बार मंत्री हैं, 10 से ऊपर ही होंगे, हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग कितना मेहनत कर करके कई बार के बैठे हुए हैं, नहीं बन पाए। सवाल तो देखिए यही है, मन में सवाल है। खैर हम लोग ये सब सार्वजनिक मंच पे खैर क्या बात करें, लेकिन मेरे मन में सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि हम रोज इसको देख रहे हैं। आपके मन में क्या सवाल है? ऐसा है, देखिए
इस प्रदेश को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। यार एक बार जोर से जरा ताली बजा दीजिए। एक्चुअली क्या है, अभी व्यक्ति जो है अपने पराई की भावनाओं में ज्यादा जीवन को चला रहा है। अगर कलयुग है, इस अच्छा। कलयुग में नहीं, केवल मैंने ये मान लिया कि ये कलयुग है। हाँ है ना? हाँ हाँ, बस यही हाँ सच है। हाँ। और अगर व्यक्ति अपने कर्मों की समीक्षा देखे लोगों के, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, केवल कर्मों की समीक्षा अगर व्यक्ति देखने लगे तो हमें लगता है ये पुण्य आत्माओं का प्रदेश हो जाएगा। अब और देखिए सही महेश, दिशा में इसमें हो महेश जी ने जाएगा। धर्म को भी जोड़ दिया। अब कुछ बचता नहीं है इस विषय पे बात करना। चलिए हम लोग इसको खत्म करते हैं। Thank हम लोग आ जाते हैं, ये जो अग्नि वीर की जो बात हो रही है पूरे देश में, देखिए इसको अलग अलग तरीके से लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय साहब बताइए, आप तो यूथ हैं, यूथ का नेतृत्व करते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है आपको क्या लगता है कि सरकार अपनी बात समझा पाने में असफल रही, या क्या आपको लग रहा है कि ये चीजें पॉलिटिकल हो रही हैं? ये जो ट्विस्ट और टर्न है ये क्यों हो रहा है? पूरे प्रदेश में कई जगह हिंसा हो रही है। हमने कल जौनपुर में देखी कितनी बसें जला दी गई, कितनी ट्रेनों में आग लगा दिया गया। तो ये तो मैं अच्छा नहीं मानता भाई। कोई हो, किसी को भी ये अधिकार नहीं है। लेकिन मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप जनता के बीच में रहते हैं, आपके पास अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आ रही होगी। आप मुझे ये बताइए कि ये क्या ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं या आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं? देखिए, जहां तक जो हम लोगों ने इस ड्राफ्ट को समझा है जी, मेरी पूरी विधानसभा ग्रामीण है। मैं एक छोटा सा अपनी विधानसभा के एक मॉडल से आपको बताना चाहता हूँ। 110 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। मैं जब क्षेत्र में घूमता हूँ, नहर किनारे जब मेरी गाड़ी चलती है तो मैं देखता हूँ कि बहुत से नौजवान, पैरों में उनके जूते भी नहीं होते हैं, वो इस तरह की रनिंग का अभ्यास करते हैं जिससे उसको वो परीक्षा को पास कर पाए। अपने शरीर को तपाते हैं। जी जी, बिल्कुल पसीने से लथपथ हमको दिखते हैं। जो आपके मन में जो प्रश्न है मेरे मन में भी है, क्यों लोग, तो मैंने जब उन लोगों से पूछा, संयोग है परसों की बात है, मैं कार्यक्रम में था और मुझे सब नौजवान वहां मिले। एक मेरा बिनौर गांव है, उस अकेले बिनौर गांव में 2000 नौजवान फौज में है, एक गांव में। मैंने उन बच्चों से पूछा, बात की। सच्चाई ये है, जो आंदोलन, जिसको आंदोलन कहा जा रहा है, ये आंदोलन नहीं है, ये एक षड्यंत्र है। क्योंकि उन बच्चों के भीतर, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं कि वो नौजवान, मेरे पास बहुत से ऐसे नौजवान आते हैं जो 10,000 की नौकरी पाने के लिए भी हमसे प्रयास करते हैं कि विधायक जी हमारी कहीं पर पैरवी कर दें या मैं एक कोर्स कर लूं। एक सामान्य परिवार की मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक सामान्य परिवार जब अपने बच्चे को इंटर पास कराता है, उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन कराता है, ग्रेजुएशन कराने में भी उसका कहीं ना कहीं जो उसका स्तर है 2-4-5 लाख रुपए उसका खर्चा होता होगा, और उसके बाद भी वो नौकरी कौन सी पाएगा वो भी अनिश्चित होती है। ये अग्निपथ जो योजना है, जो अग्निवीर है, ये कंपल्सन नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी अग्निपथ में ही लेनी है। आप आईएएस बनिए, आप आईपीएस बनिए, आप पीसीएस बनिए, आप लेखपाल बनिए, आप शिक्षक बनिए। जो नौकरियां निकलेंगी आप उनमें प्रतियोगिताओं में भाग लीजिए। कहीं ना कहीं हम अपने आप क्षेत्र में देख रहे हैं, जैसे आपने अभी जौनपुर में बताया, आप जब इन आंदोलन को जो नाम दे रहे हैं, इन घटनाओं की जब जांच कराई जाएगी, निश्चित रूप से उन वीडियो में आ जाएगा कि युवाओं से ज्यादा केवल वो राजनीतिक षड्यंत्रकारी उसमें देखने को मिलेंगे, वो जो हमारी सरकार को, केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। महेश जी, इन्होंने तो कह दिया कि भाई ये तो पूरी साजिश है, इसमें कोई रोल जो है समझने और समझाने का है नहीं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अब उसमें पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हो सकते हैं। कल सहारनपुर में बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए, कांग्रेस के लोग, जो सैनिक के वेश में प्रदर्शन कर रहे थे। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो इसका नाम दिया जा रहा है कि नहीं, ये संविदा की जो नौकरी है वो सैनिक के तौर पे नहीं चलेगी, यही कहा जा रहा है। हमने बहुत सारे स्लोगन देखे, सोशल मीडिया पे स्लोगन देख रहा हूँ, फेसबुक पे स्लोगन देख रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे देख रहा हूँ। तो ये संविदा और ये जो अग्निवीर के जरिए जो आप वीर पैदा करना चाहते हैं, देश की रक्षा करने के लिए उनको सीमा पे भेजना चाहते हैं, ये आपस में मेल नहीं खा रहा है।
ऐसा है ना जी। ये हम लोगों की नींव खराब पड़ चुकी है। 70 सालों की ये जो जंग है उसको साफ करने की व्यवस्था कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अगर देश का हर नौजवान 4 साल अगर कोई नौकरी करता है और उसमें क्वालिटी है, स्टैंड करने की क्षमता है, तो आगे भी ले जाने का है। अगर उसके बाद अगर उसको नए बच्चे को अगर हम लाते हैं तो इससे तो देश में एक ऊर्जा तैयार होगी। तो इसमें कोई पाप का विषय तो नजर आ नहीं रहा। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं तो वो विपक्ष ही गुमराह पापी है। कर पापी विपक्ष मैं है ना? ये नहीं कहूंगा, मैं अपने कर्मों की बात कर रहा हूं। लेकिन किसी के पास मतलब कोई मुद्दा नहीं है तो मतलब ट्रेन जलवा कर ये एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, बस जलवा के ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। किसी के पास कोई एक मुद्दा तो होना चाहिए। अगर देश को हम फिल्टर करना चाहते हैं, देश को हम व्यवस्थित करना चाहते हैं और सही पारदर्शित व्यवस्था को लाना चाहते हैं, तो ये जितने बेईमान हैं ये सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। बस इतना पाठक जी, इन्होंने तो कह दिया कि सब बेईमान हैं, पापी हैं। 2 लाइन की 2 ही बात पकड़ में आई, बाकी तो सब ऐसे ही चल रहा है। मुझे ये बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है? ये नहीं, मेरा मत है कि अग्निवीर जो योजना है इसका विरोध नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है एक मुझे मेरा कोई पाप नहीं है। मैंने किसी को कहा पाप ही नहीं। नहीं, मैंने कहा ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तो भाई नहीं, मैं देखिए महेश जी, देखिए बात अपनी मैं धर्म के अनुसार कर रहे हैं। चतुर्वेदी तो कहीं ना कहीं एक इसका विषय ये है हाँ। कि अगर गुजरात मॉडल लाना है और देश को अगर व्यवस्थित करना है तो हम तो चाहते चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, फिल्टर व्यवस्था होना चाहिए, भाई विपक्ष पारदर्शित व्यवस्था होना आप चाहिए। रहने दे रहे हैं, बुलडोजर लेके अलग घूम रहे हैं। अरे जो गलत करेगा, विपक्ष का करेगा गलत, उस पर बुलडोजर चल सकता है। सत्ता पक्ष का गलत करेगा उस पर बुलडोजर चल सकता बताइए है। किस पे चला? हमने तो नहीं देखा किसी पे। कोई करे तो गलत कानून को हाथ में लेकर देखेगा तो निश्चित रूप से उसको भी दंडित करने का काम किया जाएगा। लीजिए, मैं अपनी बात करता हूँ। हाँ। और लीजिए भाई, कोई बात नहीं। ऐसा ये तो धंधे से संबंधित कोई विषय हो गया। कोई मतलब माहौल बिगाड़ने वाली व्यवस्था पे चर्चा हो जाए, उस पे चर्चा हो रही इनका है। महेश जी का कहना है कि वो सब आप मत देखिए, उससे माहौल देखिए खराब नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ। इनका कहना है मतलब माहौल किसी खराब की रोजी करने वाला रोटी होता है। चल रहा है, परिवार चल रहा है, तो उस पे इतना पाप नहीं है। जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं वो पाप करते भाई हैं। ताली बजाइए भाई, महेश जी ने देखिए इतनी सारगर्भित बात कर दी कि भाई धंधे वाला मामला मत छेड़िए, उसका मत बात करना यहाँ बेकार है। मैं अपनी बात कह रहा हाँ, हूँ। अरुण जी। मैं ये जो अग्निपथ योजना है इसका विरोध नहीं है, मैं बड़े शिद्दत से बात जी, कह जी। रहा हूँ। इसमें 2 चीजें हैं। मैं एक को तो ये कंफ्यूजन है कि 2000 जो कुछ इसके पहले 1-1.5 साल पहले जो आई थी सेना में और एयरफोर्स में नौकरियां, उसका कंफ्यूजन जो थोड़ा था, विपक्ष ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की है। उनको ये बताया गया छात्रों को कि अब तुमको वाली नौकरी जो तुम्हारा कॉल लेटर केवल आने वाला, मेडिकल हो गया, दौड़ हो गई है, अब तुमको 4 साल की नौकरी दी जाएगी। ये कंफ्यूजन फैलाने का काम किया गया है। तो कौन लोग कर रहे हैं? मैं आता हूँ, जी। पूरे मौका दे। कौन कर रहे हैं ये स्पष्ट है। ये हमारे आदरणीय सांगा जी ने बताया। वो लोग जिनको अच्छी योजनाएं, बढ़िया योजनाएं, देश का सशक्तिकरण, देश का उद्धार, देश की अच्छी गति अच्छी नहीं लगती है, वो लोग हैं। दूसरी बात, अरुण जी, मैं देखिए मेरी बात- मैं इसमें सीधा पूछना चाहता हूं। आप सीधा ये कहिए, या तो ये पॉलिटिकल पार्टी कर रही है या छात्र कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। छात्र तो कतई नहीं कर, मैं मना कर रहा हूं ना। छात्र जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को बढ़ाने का काम किया गया है। दूसरा, एक उसके पीछे जो हमारी मंशा है कि 17 से 21 साल की उम्र में एक ऐसी उम्र होती है, एक ऐसी छोटी उम्र होती है। एक और एवरेज देखिए, आदमी 27-28 साल के आसपास नौकरी पाता है आजकल। 17 से 21 साल की उम्र में यदि आप जोड़ेंगे 4 साल में, तो लगभग 23 लाख रुपए उस बच्चे को मिलने वाला है। 11,70,000 रुपए उसको जब वो नौकरी छोड़ेगा तब मिलेगा, और बाकी 21,000, 23,000, 25,000 और आखिरी में चौथे साल 28,000 रुपए नौकरी। 12 का गुणा करके जोड़ लीजिए। एक अच्छा अमाउंट उसको 24 लाख रुपए के आसपास मिलेगा जब वो 4 साल की नौकरी कर चुका होगा और उसकी उम्र होगी 21 साल। अब 21 साल में यदि किसी को 24 लाख रुपए देंगे, उसका कौशल विकास होगा, वो कोई अच्छा बिजनेस शुरू कर सकता है कि स्टैंड में खड़ा हो सकता है और अच्छा नौकरी देने वाला पैदा हो सकता है। नौकरी करने वाला मैं नहीं कह रहा हूं। जब 24 लाख रुपए उसके पास होंगे तो 4 लोगों को नौकरी देगा भी, तो और अच्छा हमारा बेरोजगारी दूर होगी। एक दूसरी बात,
मेरे लिए एक बड़ा सवाल है कि जब यहां पर उपद्रव हुआ उस दिन शुक्रवार था, जिस दिन रेलगाड़ियां चलाई गई उस दिन शुक्रवार था, और ऐसा क्या कारण है कि पूरे देश का शुक्रवार को टेम्परेचर बढ़ जाता है? ये हम सबके लिए सोचने की बात है। ऐसा क्यों होता है? मंगलवार क्यों नहीं होता? बृहस्पतिवार क्यों नहीं होता? देखिए, इसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम रविवार को किया कि कहीं टेम्परेचर न बढ़ जाए। आपने किया, लेकिन हम सबके सोचने के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि शुक्रवार एक ऐसा दिन क्यों है जिसमें हमारे देश का टेम्परेचर बढ़ता है। अग्निवीर, फिर मैं कह रहा हूं, अग्निवीर एक ऐसी है जिसको लोग बेरोजगार, जो मैं बल दे रहा हूं अपने सांगा जी, मैथानी जी और महेश जी की बात के साथ, इसका स्वागत कर रहे हैं। और मैंने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया इसको आप जांच सकते हैं। 21 और फिर आप 21 साल की उम्र के बाद आपके पास 10 साल है, आप 10% आरक्षण मिल रहा है आपको। विभिन्न हमारी प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम अपने यहाँ का जो हमारा प्रांतीय बल होगा उसमें आरक्षण देंगे, आपको उसमें मौका मिल रहा है। विभिन्न प्रकार की जो बैंकें होती है उसमें आरक्षण होता है, उसमें आपको मौका मिलने वाला है। आपके पास तो एक मतलब आप कहना चाहते हैं कि मौका ही मौका है, बाकी कुछ है नहीं। मौका और चौका जो है, यही आप कहना चाहते हैं। इस मौके को चौका लगाना चाहिए। अरविंद जी, मेरा एक सवाल है। हाँ, बताओ रितु, बताइए। हाँ, किससे है? नहीं, रितु हमारे एंकर हैं। हाँ रितु, जरा पूछिए सवाल भाई, आप किससे पूछना चाहती हैं? जिस तरीके नहीं, से किससे मैं पूछना? सभी से पूछना सभी से, हाँ चाहती हूँ। बताओ। हाँ, अग्निपथ को लेकर जिस तरीके से संशय है लोगों के मन में, अब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन अभी आप दे रहे हैं एक एक करके, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को जब ये योजना आई, उन्होंने घोषणा करी, उनको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने चाहिए थे कि इस तरह का जो डाउट है इस योजना को लेकर, और एक आने के बाद 2-3 अमेंडमेंट करने पड़े, अमेंडमेंट करने पड़े। जाहिर है कि आप विद्रोह के बाद अगर अमेंडमेंट करोगे तो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी ये सवाल बात आएंगे, जाएगा सवाल आएंगे। कि हमने विद्रोह कर दिया तो आपने अमेंडमेंट कर ठीक है दिया। रितु, तो उससे ओके, पहले आप बोल नहीं रहे थे। ठीक है। बताइए भाई सुरेंद्र जी, भाई ये जो सवाल है रितु का सवाल ये है कि भाई कई अमेंडमेंट आपने किए, उसके बाद जो है अगर यही आप बाकायदा प्लानिंग से करते, जो 24 लाख रुपए आप दे रहे हैं, अगर ये प्लानिंग के साथ देते तो शायद इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ता। देखिए, बहुत संक्षेप में अगर मैं कहूँ, प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया, बहुत संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो आप मोदी जी की मंशा पे कभी कोई प्रश्न उठाया जा सकता है क्या? मोदी जी ने हमेशा इस देश की भलाई के लिए काम किया है, और जितने हमारे विकसित देश हैं, आज देख लीजिए उन्हीं पैटर्न पर हमको, अगर भारत को, यहाँ की व्यवस्था को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ को अगर हमें कम्पिटिटिव इस युग में अपने को खड़ा करना है तो हमें उन व्यवस्थाओं से कंपटीशन करते हुए उसी प्रकार की व्यवस्थाओं में अपने को ऊपर रख के अब काम करना होगा। जहां तक आपकी बात है कि आपने कहा उस अमेंडमेंट करने के लिए मोदी जी ने, आप और भी उठा के देख लीजिए, एक मुझे याद आता है कि 2016 में सराफा व्यापारियों का एक आंदोलन हुआ था, उसमें उन्होंने, मैं उस समय अध्यक्ष था कानपुर का, मेरे पास माननीय अमित शाह जी का स्पष्ट निर्देश था, वो तत्कालीन अध्यक्ष थे, उनका निर्देश था कि आप इनके जो भी सुझाव हैं उनको लीजिए, मुझे दीजिए, हम उसका अमेंडमेंट करेंगे। ये अच्छी प्रक्रिया है, इसमें भी प्रश्न उठेगा क्या? अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि आप, नहीं, मैं दो चीज कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि अगर हम उसमें किसी चीज में अमेंडमेंट करते हैं तो उसको पॉजिटिविटी, सकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। एक दूसरी बात कि बच्चा औसत आयु कंपटीशन दे करके सरकारी नौकरी पाने की औसत आयु क्या है? 24.5 से 26.5 साल, ये सरकारी नौकरी पाने की औसत आयु। मैं विधायक हूं, हमारे यहाँ जैसा अभी सांगा जी ने कहा, 6-6 हजार रुपए की नौकरी के लिए फोन कराते हैं, और रोजगार मेला जब लगाता हूं, मैं तो हर महीने रोजगार मेले के उद्घाटन के लिए जाता हूं, 8-8, 9-9 हजार, 6-6 हजार की नौकरी के लिए सिफारिश करते हैं। जब तक मैं वहां पहुंचता हूं उद्घाटन के लिए, एक फाइल बड़ी सी मेरे हाथ पे हो जाती है कि भाई साहब मेरा करा दीजिए, विधायक जी मेरा करा दीजिए। अरे भाई, उनको अब ये भ्रमित करने वाले लोग भले ही भ्रमित करें, उनको अगर 21 साल की उम्र तक और ये 24 लाख रुपए मिल जाए तो आप कल्पना करिए कि जिस समय वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, जिस समय उनको नौकरी मिलने की संभावना भी नहीं होती है, उस समय वो इस स्थिति में होते हैं कि किसी को नौकरी देकर के और अपने भी जीवन को यापन कर सकते हैं, और जिस तैयारी को वो आगे करना चाहते हैं उस तैयारी को आगे करें। ये निश्चित रूप से पॉलिटिकल जो विपक्षी लोग हैं, कभी वो किसी प्रकार के आंदोलन को लेके, कभी किसी प्रकार के आंदोलन को लेकर के उनको विरोध के लिए विरोध करना है। चलिए, उनका ये मोटो है। मैं जी, शुक्रवार की बात जब आ गई तो हम चर्चा भी कर लें। कहा जा रहा था कि हम लोग भी पहले सोच रहे थे शुक्रवार को कराएंगे, लेकिन पारा कानपुर का इतना ज्यादा बढ़ गया तो हमने रविवार को रख लिया। जी जी हैं जी। और अरुण जी ने इस मामले को उठा दिया, मतलब और गर्म कर दिया मामले को। नहीं, हमको अच्छा लगा आपको सुनकर। नहीं, अब हमें क्या करना है भाई, हम लोग क्या करें? आप मतलब संडे को आ गए, शुक्रवार को नहीं आए, इसके लिए मैं आपको नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि अब यहाँ का जब आप
ये बयानबाजी, बयानवीर लोग हैं, इतने बयान दे देंगे तो भाई हमें सोचना पड़ेगा ना। एक्चुअली क्या है, देखिए, मतलब ये दुर्भाग्य है कि अगर हम मंदिर जाएं और हमारे लिए स्पेशल फोर्स लगाया जाए, स्पेशल ऊपर से मॉनिटरिंग कराया जाए और स्पेशल ढंग से हमारी पूजा वहां पर हो, तो इसका मतलब हम कितने उद्दंड हो चुके हैं। ये मॉनिटरिंग होना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को अनुशासन की जरूरत है और ये व्यवस्था ठीक होना चाहिए। और मोदी और योगी में तो ठीक नहीं बुलडोजर होगा तो खड़ा कभी करते ठीक नहीं होगा। वहां बुलडोजर खड़ा करवाते तो सारा काम अपने आप ही ठीक हो जाता। तो वो बुलडोजर की तो नवाज नहीं करते। दिक्कत तो इस बात का है। हमारा कहने का मतलब है कि देखिए, इस देश में रहने वाले जो लोग हैं सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है, सबके साथ कल्याण की भावना से काम हो रहा है और सबके प्रति परिवार भाव के तहत काम हो रहा है। फिर क्या ऐसी आवश्यकता है कि पाकिस्तान होने के बाद भी इस देश में भी आप ताकत का दुरुपयोग करें? तो ये तो हमको लगता है जो जाबाज लोग होंगे वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो सांगा साहब, मुझे लगता है कि अब ऐसे लोगों की पहचान करके जो है आप लोग मतलब कुछ दिनों में देश निकाला ना देते उन लोगों को। ऐसा नहीं है। देखिए, अभी आपने देखा कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में इस वायरस को खत्म करने के लिए एक वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया। हम लोग का इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत रहे, इसी तरीके से इस देश में, देश का इतिहास है, ऐसी जब जब समस्याएं आई हैं उनके लिए किसी न किसी रूप से वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है। कोरोना को खत्म किया गया कोवैक्सीन से, ऐसे अपराधियों को, माफियाओं को खत्म किया जाएगा बुलडोजर से। बुलडोजर और इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है। और दावे के साथ कहते हैं, हमें गर्व है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो दंगाइयों के ऊपर, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर का इस्तेमाल समय समय पर, उनकी जो अनैतिक रूप से उन्होंने जो अवैध संपत्ति का अर्जन किया है, उनको समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में कोई ये हिम्मत न कर सके हमारे कानपुर की आबोहवा, हमारे उत्तर प्रदेश की आबोहवा कोई भी ताकत बिगाड़ न सके। इसके लिए इतनी कठोर कार्रवाई की जा रही है। चलिए भाई, ये बड़ा जो गर्मा गर्म बहस है, मैं समझता हूँ कि अब हमारा समय समाप्त हो रहा है। आपका कोई खास सवाल है? हाँ, मतलब कागज है कि नहीं आपके पास? नहीं, अगर कागज नहीं तो छोड़ दीजिए फिर। वो तो अभी है ना, अभी आएंगे धर्मगुरु, सारे लोग आ गए हैं। हाँ हाँ, ये भी मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारा हो रहा है। ये मेरा, मथानी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका निवास कहाँ है? प्रेमनगर। बताइए, इनका निवास प्रेमनगर। मैं बता रहा हूँ, ये बताइए। प्रेमनगर में रहते हैं। कभी आप रमईपुर की तरफ जाइए, मेगा लेदर क्लस्टर आपके रमईपुर में बनने जा रहा है। गंगा जी मैली ना हो, इसके लिए लेदर क्लस्टर जो वहां बन रहा है ट्रीटमेंट प्लांट के साथ में, वहां पर आपकी ट्रेनियां पहुंचाई जा रही हैं। आपका डिफेंस कॉरिडोर हमारे सारण क्षेत्र में बन रहा है, शायद आप गए नहीं होंगे कभी। कोरिया गए हैं तो कोरिया से थोड़ा आगे आप सारण जाइए, जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। ये हमारा सौभाग्य है कि मात्र 5 वर्षों में सारण क्षेत्र में लगभग 2000 बीघे जमीन अधिग्रहित करके लोगों को, किसानों के खातों में पैसा डाला जा चुका है और डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण हमारे क्षेत्र में हो रहा है। क्या नहीं पहुंचे हैं भाई साहब, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, मात्र 3 सालों में डिफेंस कॉरिडोर आज आपको देखने को मिल सकता है। आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। आप महाराज जी क्या पूछना चाह रहे हैं? अरविंद जी, मैं एक भाई, हाँ जी, तो महाराज जी आपने भाजपा का वोट तो नहीं लगाया ना तालाब पे? नहीं, ये भी जानना बड़ा जरूरी होगा, नहीं तो फिर मैं यही आग्रह करता हूं कि उनको बचाने के लिए जो सहायक नदियां हैं पांडु की,
जो गंगा को पूर्ण करती है, जो गंगा को गंगोत्री की ओर ले चलती है। तो उन पांडव और जो रेंड नदी है, जो सहायक तालाब है, जो जल स्रोत को मजबूत करते हैं, उनको बचाने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बताइए भाई अरुण जी, मैं दो बातें बस, हाँ, एक तो आपकी बात करा कि कोई भी शहर औद्योगिक है कि नहीं है, इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है कि वहां पे जीएसटी कर कितना आ रहा है। कानपुर शहर उत्तर प्रदेश के टॉप 3 में से एक है। मेरी बात सुनिए, अब आपकी बात हो गया ना, उत्तर सुनिए। कानपुर शहर पूरे प्रदेश में टॉप 3 पर है जहां पर जीएसटी कर आ रहा है। जीएसटी कर कोई किसी केवल व्यवसायी लोगों के द्वारा दिया जाता है। तो एक ही आदमी पे छापा मार के आपने 1000 करोड़ इकट्ठा कर लिया। मेरी बात है। तो इसका मतलब कि कानपुर में औद्योगिक गतिविधियां चरम पर हैं। एक दूसरी बात, आदरणीय महाराज जी ने जो पूछा है, 75 अमृत सरोवर इसी वर्ष बन रहे हैं, जो तालाबों के सुंदरीकरण के साथ साथ उनका एक पर्यटन स्थल लोकल भी स्थापित हो, इस रूप में किया जा रहा है। एक लगभग 250 पिछले सरकार के कार्यकाल में पूरे कानपुर जनपद में तालाब मुक्त कराए गए हैं, अवैध कब्जों के द्वारा वहां हटाए गए हैं। क्योंकि जैसे महेश जी ने बात की थी, ये बहुत सालों की जंग जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जिन लोगों ने जंग लगाई है, उस जंग को ठीक करने में, रेगमार रगड़ने में कुछ टाइम लग रहा है। निश्चित रूप से हर घर नल योजना क्यों आई? क्योंकि भूगर्भ नल की जो दोहन हो रहा था अनावश्यक, हम उस देश के वासी हैं, हम जितनी जरूरत होती है प्रकृति से उतना लेते हैं। हम उस बच्चे की तरह हैं कि मां के साथ मां हमको दूध पिलाकर बड़ा करती है, लेकिन मां की हत्या नहीं कर देते हैं। वो लोग जिन्होंने मां दूध पिलाती है उसकी हत्या ही कर दें, इस प्रवृत्ति के लोगों को, चलिए ठीक है महाराज, इस प्रवृत्ति के लोगों को बैन करने ठीक है। अब हमारा समय समाप्त हो रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग भी अपने लोगों में भी जो लोग बोर्ड लगा के कब्जा कर रहे हैं उनकी पहचान कर रहे हैं। अगली बार हम लोग लिस्ट के साथ बैठेंगे, है ना। और इन लोगों ने देखिए इतनी सारगर्भित बात की और इतने अच्छी अच्छी बातें की। मैं समझता हूं कि ये सारे संदेश जो है, जो युवा हैं वो सुनेंगे, सुन रहे होंगे। और कानपुर को जिन लोगों ने भी यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश की, कानपुर को जलाने की कोशिश की, मैं समझता हूं कि शायद भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कानपुर उनका शहर है और शहर रहेगा तो वो भी रहेंगे। और कानपुर जिसको मैनचेस्टर कहा जाता है, मैं समझता हूं कि यहाँ विकास होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आप सभी लोग इस मंच पे आए, इतना बहुमूल्य समय दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अरविंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरविंद जी। चलिए, ये सेशन अब समाप्त हुआ जिसमें हमने जाना कि आखिर प्रदेश सरकार क्या कुछ कर रही है कानपुर के लिए और कानपुर वासियों के लिए। सत्र को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब एक टीचर करे कॉन्सेप्ट्स क्लियर और दूसरा करे डाउट सॉल्व, तभी तो रिजल्ट्स दिखेंगे।